नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष राठौर और आप देख रहे हैं हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के विषय में बात करेंगे जो फरीद खां से शेर खां और शेर खां से शेरशाह सूरी बनने का सफ़र तय करता है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि वह भारत से मुगल सत्ता का पलायन करने और भारत में दोबारा अफ़गान सत्ता कायम करने का कार्य करता है। तो आप जानना नहीं चाहेंगे वह शासक कौन था? तो दोस्तों, वह शासक था शेरशाह सूरी। तो आज हम अपने इस वीडियो में शेरशाह सूरी के विषय में विस्तार से देखेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें, जिससे मेरे वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं शेरशाह सूरी के प्रारंभिक जीवन के विषय में। दोस्तों, शेरशाह सूरी के पितामह इब्राहिम और पिता हसन पेशावर में रोह के रहने वाले थे। आरंभ में ये घोड़ों के विक्रय का कार्य करते थे, किंतु इसमें उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। ऐसी स्थिति में बहलोल लोदी के शासनकाल में ये भारत आ गए और भारत आने के बाद इन्होंने जमाल खां के यहाँ नौकरी कर ली। आप देखेंगे इब्राहिम लोदी ने जब जमाल खां को जौनपुर का सूबेदार नियुक्त किया, उस स्थिति में जमाल खां ने हसन को सहसराम, ख्वासपुर और टांडा के परगने दिए। इस समय यहीं पर आप देखेंगे शेरशाह सूरी का जन्म हुआ। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खान था। इसका जन्म 1472 ईस्वी में सैसाराम बिहार में हुआ था। डॉक्टर कानूनगो 1486 ईस्वी भी इनके जन्म के संदर्भ में बताते हैं। इनके पिता का नाम हसन खां सूर और माता अफगानी महिला थी। इनके भाई का नाम निजाम खान था। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं शेरशाह सूरी के प्रारंभिक कार्य। शेरशाह सूरी का बचपन सैसाराम में ही व्यतीत हुआ था, किंतु उनकी सौतेली माता के दुर्व्यवहार के कारण उन्हें 1486 ईस्वी में सैसाराम छोड़कर जौनपुर जाना पड़ा। आप देखेंगे जौनपुर इस समय इस्लामी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था, जिसे भारत का सिराज भी कहा जाता था। यहीं पर आप देखेंगे शेरशाह सूरी ने अरबी और फारसी की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही उसने गुलिस्ता, बास्ता और सिकंदरनामा का अध्ययन भी किया था। इसी समय जौनपुर के नवाब की नज़र शेरशाह सूरी पर पड़ी और उसने अब शेरशाह सूरी और हसन के मध्य जो मतभेद थे उन्हें दूर कर उनके मध्य सुलह कराने का कार्य किया। साथ ही उसे सैसाराम की जागीर देने की बात भी उसके पिता से की, जिसे उसके पिता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार आप देखेंगे वह 1497 ईस्वी में सैसाराम की जागीर के प्रबंधक के रूप में कार्य करने लगा, जिस पर उसने 1497 से लेकर 1518 ईस्वी तक कार्य किया। यहाँ पर उसने सासाराम की जागीर में कृषि, व्यापार व्यवसाय, उद्योग धंधों का उचित प्रबंध किया। उसने अपनी जागीर में शांति और सुव्यवस्था स्थापित की, कर निर्धारण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली का निर्वाह किया। उसके इस कार्यों से उसका पिता हसन का बहुत अधिक प्रभावित हुआ, प्रसन्न हुआ और उसे उसी जागीर पर कार्य करने दिया। किंतु बाद में आप देखेंगे उसकी माता के पुनः सौतेले व्यवहार और भाइयों के बार बार विरोध के कारण उसे सासाराम की जागीर छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा और वह बिहार के नवाब बहार खां लोहानी की सेवा में आ जाता है। और बिहार के नवाब बहार खां लोहानी उसे अपनी सेवा में रख लेता है। एक दिन शिकार पर जब वह बहार खां लोहानी के साथ जाता है तो निहत्ते ही एक शेर को मार देता है, जिसके कारण बहार खां लोहानी उसे शेर खां की उपाधि प्रदान करते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे फरीद खान से शेर खां बनने तक का सफर
शेरशाह सूरी यहाँ तय करता है। यहाँ पर बिहार का नवाब उसे अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त करता है और साथ ही बिहार का डिप्टी गवर्नर के पद पर भी उसे नियुक्ति प्रदान करता है और इस प्रकार वह 1518 से 1526 तक बिहार के नवाब की सेवा में रहता है। किंतु यहाँ पर भी आप देखेंगे 1526 के आसपास नवाब को बहुत सारे जो शेर खां से चिढ़ते थे, शिकायत कर देते हैं, जिसके कारण नवाब उसे सेवा से वंचित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में शेरशाह सूरी के सामने फिर बेघर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वह बाबर की सेना में जाने का निश्चय करता है और कड़ा मानिकपुर के सूबेदार जुन्नैद बरलास की सहायता से वह मुगल सेना में भर्ती हो जाता है। मुगल सेना में भर्ती होकर वह मुगलों की ओर से चंदेरी के युद्ध में भाग लेता है, किंतु यहाँ पर भी वह एक वर्ष ही रहता है और 1528 में जब उसे इस बात का एहसास होता है कि मुगल लोग गैर मुगलों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वह वहाँ से वापस आ जाता है। वापस बिहार के नवाब के यहाँ पर आ जाता है। बिहार के नवाब बहार खां लोहानी की 1530 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में दूदू बेगम जो बहार खां लोहानी की पत्नी थी, वह शेर खां को पुनः जमाल खां का संरक्षक नियुक्त करती है और वह बिहार का डिप्टी गवर्नर बन जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे शेरशाह सूरी अपने प्रारंभिक कार्यों के द्वारा अत्यधिक अनुभव प्राप्त कर लेता है और आगे वह भारत का शासक बनने का प्रयास करता है। अब हम देखेंगे शेरशाह सूरी का भारत का शासक बनने का सफर। जी हाँ दोस्तों, शेरशाह सूरी इस समय तक अपनी शक्ति बढ़ाता गया और जब उसने शक्तियों को बढ़ा लिया तो इसी समय उसने चुनार के ताज खां की विधवा लाड़ मलिका से विवाह करके चुनार का किला भी प्राप्त कर लिया। साथ ही चुनार का राजकोष भी उसे प्राप्त हो गया, जिससे उसे अपने शक्ति और संसाधन बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया और उसने उस सुनहरे अवसर को बंगाल और बिहार की विजय में उपयोग किया। उसने इस समय यह देखा कि हुमायूं गुजरात में व्यस्त है, तो ऐसी स्थिति में उसने बंगाल और बिहार को विजित करने का कार्य किया। उसने 1534 ईस्वी में आप देखेंगे बंगाल की राजधानी गौड़ पर आक्रमण किया और गौड़ को लूट लिया। जो बंगाल का खजाना गौड़ में था उसे भी उसने रोहतासगढ़ में शिफ्ट कर दिया। इस प्रकार वह आसानी से बंगाल को विजित करने में सफल रहा। आप देखेंगे बाद में हुमायूं चुनार पर अधिकार करने में अपना अधिकांश समय व्यतीत कर देता है। बाद में जब वह गौड़ पहुंचता है तब तक शेरशाह सूरी उसे लूट कर और उसका खजाना रोहतासगढ़ पहुंचाने में सफल हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे जब हुमायूं गौड़ पहुंचता है उस समय उसे उजड़ा हुआ गौड़ दिखाई देता है, जिसका नाम वह जन्नताबाद करता है और यहीं पर वह रंगरलियां और ऐशोआराम करना प्रारंभ कर देता है। लगभग 8 माह बिताने के बाद जब उसे इस बात का समाचार मिलता है कि आगरा में उसका भाई हिंदाल स्वयं को स्वतंत्र शासक बनाने का प्रयास कर रहा है, साथ ही कामरान दिल्ली की ओर आ रहा है, तो वह नींद से जागता है और वापस आगरा की ओर रवाना होता है। इस समय तक शेर खां ने उसके रास्ते में अनेक अवरोध उत्पन्न कर दिए। उसने जौनपुर, अवध, कन्नौज तक के सारे रास्तों को अवरोधित कर दिया। आगरा जाने वाले रास्ते को भी अवरोधित कर दिया। जब हुमायूं वापस लौट रहा था, ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य 26 जून सन 1539 ईस्वी को चौसा नामक स्थान पर युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं बुरी तरह पराजित होता है और एक भिश्ती की सहायता से वह जान बचाकर जैसे तैसे आगरा भागने में सफल होता है। वह आगरा आने के बाद अपनी इस पराजय का बदला लेना चाहता है, अपने भाइयों से सलाह मशवरा करता है और आप देखोगे 17 मई सन 1540 ईस्वी को दोबारा शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य कन्नौज या बिलग्राम नामक स्थान पर युद्ध होता है। इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करने में सफल होता है
और इस प्रकार हुमायूं को भारत से पलायन करना पड़ता है और शेरशाह सूरी भारत का दिल्ली का शासक बन बैठता है और शासक बनने के बाद वह शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि फरीद खां से शेर खां और शेर खां से शेरशाह बनने का सफर शेरशाह सूरी ने पूर्ण किया। अब हम देखेंगे शेरशाह सूरी के शासक के रूप में कार्य। दोस्तों, आप देखोगे कि 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हो गया और विराजमान होने के बाद उसने हुमायूं का पीछा पंजाब तक किया। इस समय पंजाब कामरान के अधिकार क्षेत्र में था, किंतु कामरान और हुमायूं में सुलह नहीं हो पाती और जैसे ही वह देखते हैं कि शेरशाह सूरी उनका पीछा करता हुआ सरहिंद तक आ गया, तो ऐसी स्थिति में वो पंजाब छोड़कर भाग जाते हैं और इस प्रकार शेरशाह सूरी आसानी से पंजाब पर अधिकार करने में सफल होता है। इस प्रकार 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के शासक बनने के बाद उसकी पहली विजय के रूप में पंजाब था। दूसरा, उसने इसके बाद बंगाल की विजय और नई शासन व्यवस्था कायम करने का कार्य किया, क्योंकि बंगाल में उसने खिज़र खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था और खिज़र खां ने शेरशाह सूरी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए स्वयं को स्वतंत्र शासक बना लिया। ऐसी स्थिति में शेरशाह सूरी वापस बंगाल आया। उसने खिज़र खां को पराजित किया और बंगाल को अनेक सरकारों में अर्थात प्रांतों में विभाजित कर दिया, जिससे विद्रोह की सारी संभावनाएं उसने समाप्त कर दी। इस प्रकार उसने बंगाल में एक नई व्यवस्था कायम की, जिसके अंतर्गत सिकदार सिकदारान का पद और मुंसिब मुंसिपान के पदों का गठन किया, जो सरकार में व्यवस्था देखने का कार्य करते थे। अब शेरशाह सूरी ने मालवा विजय की ओर रुख किया। आप देखोगे मल्लू खान से उसने यह वादा लिया था कि वह हुमायूं को पराजित करने में उसका साथ देगा, किंतु मल्लू खान ने स्वयं को कादिर शाह के नाम से उपाधि धारण करते हुए मालवा में स्वतंत्र शासक बनने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में शेरशाह सूरी ने 1542 में मालवा पर आक्रमण किया। कादिर शाह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और इस प्रकार शेरशाह सूरी का मालवा पर भी अधिकार हो गया। इसके बाद शेरशाह सूरी ने रायसेन के दुर्ग पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने 1543 में यहाँ के शासक पुरनबल पर आक्रमण किया, किंतु विजय प्राप्त न होते देखकर उसने पुरनबल से शपथ के आधार पर यह बात की कि अगर वह रायसेन का दुर्ग उसे दे दे तो वह सारे राजपूतों को सुरक्षित निकल जाने देगा। किंतु यहाँ यह भी सुनने में आता है कि कुछ पीड़ित मुस्लिम महिलाओं ने शेरशाह सूरी से पुरनबल की शिकायत की कि उन्हें दंडित किया गया था। तो ऐसी स्थिति में शेरशाह सूरी ने उन मुस्लिम महिलाओं की बात सुनकर राजपूतों पर अचानक आक्रमण कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जो इतिहास में शेरशाह सूरी के ऊपर एक काले धब्बे के रूप में जाना जाता है। इसके बाद शेरशाह सूरी ने मुल्तान और सिंध विजय की योजना बनाई। मुल्तान और सिंध में इस समय फतेह खां जाट और बख्शू खां लंगा जैसे विद्रोह कर रहे थे, जैसे नेता वहाँ पर विद्रोह कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उसने वहाँ से खवास खां को हटा के हैबत खां नियाजी को नियुक्त किया और हैबत खां नियाजी ने शेरशाह सूरी की ओर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आप देखेंगे फतेह खां जाट को पराजित कर दिया और बख्शू खां लंगा की शक्ति को भी कमज़ोर कर दिया और मुल्तान और सिंध को पुनः दिल्ली सरकार के अधीन लाने में सफल रहा। इस प्रकार 1544 में मुल्तान और सिंध पुनः दिल्ली के शासन के अधीन आ गए। इसके बाद शेरशाह सूरी ने जोधपुर के महत्वपूर्ण किले पर अधिकार करने का प्रयास किया, क्योंकि जोधपुर में मालदेव का शासन था और उसका शासन दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। ऐसी स्थिति में 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध होना निश्चित होता है, किंतु मालदेव की शक्ति को शेरशाह सूरी के सैनिक पहचानते हैं। ऐसी स्थिति में उनके सैनिकों में भय उत्पन्न हो जाता है और वो निराशा की स्थिति में आ जाते हैं। शेरशाह सूरी ऐसी स्थिति में कूटनीति का सहारा लेता है और जाली पत्रों के माध्यम से
मालदेव को भ्रमित करने का प्रयास करता है और उसमें उसे सफलता भी मिलती है। मालदेव अपने ही साथियों पर विश्वास नहीं करता। ऐसी स्थिति में विश्वास सिद्ध करने के लिए जयंता और कुंपा नामक राजपूतों ने वीरतापूर्वक अपने 1200 सैनिकों के माध्यम से ही शेरशाह सूरी से लड़ना प्रारंभ कर दिया। शेरशाह सूरी से मुकाबला करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए, किंतु आप देखेंगे कि शेरशाह सूरी उनकी योग्यता और प्रतिभा से इतना प्रभावित हुआ और उसके मुंह से सहसा ही निकल गया कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान का साम्राज्य खोते खोते बचा। इस प्रकार वह जोधपुर को विजित करने में सफल रहा। मालदेव वहां से सिवना के किले में भाग गया। जब तक उसको हकीकत पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस प्रकार जोधपुर का किला भी शेरशाह सूरी के अधीन हो गया। इसके बाद उसने के किले पर शेरशाह सूरी ने 1545 ईस्वी में आक्रमण किया। इसके पीछे यह कहा जाता है कि कालिंजर के शासक कीरत सिंह से शेरशाह सूरी ने वीर सिंह बघेला को वापस मांगा, जिसे कीरत सिंह ने देने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आप देखोगे शेरशाह सूरी ने कालिंजर के किले पर आक्रमण किया और कालिंजर के किले पर आक्रमण करने में जब उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई तो ऐसी स्थिति में उसने गोला बारूद से किले को नष्ट करने का निर्णय लिया और इसी उद्देश्य से उसने 22 मई सन 1545 को उल्का नामक आग्नेयास्त्र चलाया, जो किले की दीवार से टकराकर बारूद के ढेर पर गिर गया। जहां पर शेरशाह सूरी खड़ा हुआ था वह उस विस्फोटक से बुरी तरह जल गया, जिससे 22 मई सन 1555 को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। किंतु मृत्यु से पूर्व वह कालिंजर को विजित करने में सफल हुआ। इस प्रकार आप देखेंगे शेरशाह सूरी ने शासक बनकर इन महत्वपूर्ण विजयों के द्वारा पुनः एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अब हम देखेंगे शेरशाह सूरी की उपलब्धियां। दोस्तों, शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक व्यवस्था कायम की और इस प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत उसने केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन की अलग अलग व्यवस्थाएं की। उसने केंद्र में दीवान वज़ारत या वजीर का कार्यालय, दीवान आरिज या सैन्य विभाग, दीवान इंसा अर्थात पत्र लेखन या राजाज्ञा विभाग, दीवान रसालत अर्थात विदेश विभाग और दीवान कजा अर्थात न्याय विभाग का गठन किया। इनके माध्यम से उसने केंद्रीय प्रशासन को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया। इसी प्रकार प्रांतों में भी सिकदारों की नियुक्ति करने का कार्य किया और प्रांतों से लेकर गांव तक परगने, सरकार, परगने और ग्राम में उसने एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की आधारशिला रखी। इसके साथ ही साथ उसने वित्त का भी प्रबंध किया और वित्त को दो भागों में विभाजित किया, केंद्रीय वित्तीय संसाधन और प्रांतीय वित्तीय संसाधन। इसके माध्यम से उसने केंद्र और प्रांत में राजस्व का निर्धारण किया, जिससे शासन को सुव्यवस्थित राजस्व प्राप्त होता रहे, जिससे राजा को शासन व्यवस्था संचालित करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इसके साथ ही साथ उसने कृषि और राजस्व व्यवस्था को भी संचालित करने का कार्य किया। कृषि के लिए जब्ती प्रणाली को उसने अपनाया। आप देखोगे माप के आधार पर कर का निर्धारण करने का कार्य किया गया और साथ ही साथ उसने राजस्व को नकदी और फसल के रूप में प्राप्त करने के लिए सुविधाएं प्रदान की। शेरशाह सूरी ने सैन्य व्यवस्था में भी सुधार किया। उसने सैन्य विभाग का गठन किया, जिसके माध्यम से वह सेना की भर्तियां स्वयं अपनी निगरानी में करवाता था। साथ ही उसने सैनिकों को नगद वेतन देने का कार्य किया और उसने घोड़ों को दाग लगाने और सैनिकों का हुलिया पहचानने के लिए भी उसने उनका एक रजिस्टर बनाया। इस प्रकार शेरशाह सूरी ने सैन्य व्यवस्था में भी सुधार कार्य किए, जिससे गड़बड़ी ना हो। साथ ही उसने पुलिस व्यवस्था का संचालन किया, जिससे किसी प्रकार की अशांति और अव्यवस्था न फैले। देश में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने का कार्य पुलिस विभाग को दिया गया था, जिसे आप देखोगे परगने में सिकदार और सरकार में सिकदार या सिकदारान करता था। इसके साथ ही उसने गुप्तचर व्यवस्था भी स्थापित की थी, जिससे वह अपने सारे साम्राज्य में किसी प्रकार के भी उपद्रव
या व्यवस्था को रोक सके, जिसकी तुरंत जानकारी उसे मिल सके, इसलिए उसने एक पुख्ता गुप्तचर विभाग का गठन किया था। इसके बाद उसने न्याय व्यवस्था में भी सुधार किया और काजी का विभाग गठित किया गया, जिसने दीवानी और फौजदारी अलग-अलग मामलों को देखने के लिए अलग-अलग न्यायालय बनाए। न्याय न्याय का सर्वोच्च न्यायालय सम्राट होता था, गांव में पटवारी या मुकद्दम न्याय प्रदान करता था। इस प्रकार उसने ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय की एक सुव्यवस्थित संरचना निर्मित करने का कार्य किया था, जिससे लोगों को सरलता से न्याय प्राप्त हो सके, और उसने अपराधियों को कठोर दंड देने का नियम बनाया था। इसके साथ ही उसने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार किया, जिससे व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधों को तीव्र गति से विकास के अवसर प्राप्त हुए। इसके लिए उसने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन का तांबे का दाम चलाया था। इसके साथ ही उसने सड़क, सराय और इमारत निर्माण का कार्य भी किया। आप देखोगे उसने सड़कों में सबसे महत्वपूर्ण सड़क बंगाल के सोनारगांव से लेकर दिल्ली, आगरा, लाहौर होते हुए सिंध नदी तक जाती थी। दूसरी आप देखोगे आगरा से बुरहानपुर की ओर जाती थी, तीसरी आगरा से मुल्तान की ओर जाती थी। इस प्रकार उसने महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करने का कार्य भी किया। इसके साथ ही उसने सड़कों के किनारे सरायों का निर्माण करने का कार्य किया, जिससे आते जाते समय यात्रियों को विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो। साथ ही उसने सड़कों के किनारे फलदार वृक्षों को भी लगाने का कार्य किया, जिससे लोग आते जाते समय वृक्षों की छांव में बैठ सके, फलों का आनंद ले सके। इसके साथ ही उसने अनेक इमारतों का भी निर्माण करवाया, जिसमें पश्चिम में अपने राज्य की सुरक्षा के लिए उसने रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया, दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया, उसी में किला है कूना नाम की मस्जिद का भी निर्माण करवाया। साथ ही साथ उसने बिहार में सैसाराम में अपना स्वयं का मकबरा बनवाया, जो उस समय का एक उत्कृष्ट नमूना है इस्लामी और हिंदू कला शैली का। इसके साथ ही उसने व्यापार वाणिज्य व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया, और व्यापार के क्षेत्र में उसने दो प्रकार के करों को ही निर्धारित किया, एक उत्पादन के समय या आयात के समय, और दूसरा विक्रय के समय। इस प्रकार आप देखेंगे शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में एक उचित शासन व्यवस्था का निर्धारण किया, सुव्यवस्थित कर प्रणाली का निर्धारण किया, सुव्यवस्थित न्याय व्यवस्था स्थापित की। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वह अकबर का अग्रगामी शासक था।